बट अगेन वो भी हैकेबल है तो वो भी बच जाते होंगे। सब कुछ हैकेबल है। भाई वैसे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या रहा है आपके करियर में हैक करना? मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल क्या रहता है? बहुत सारे टास्क हैं जो नहीं कर पाते एट द एंड। जैसे किसी को मेरा जो बेसिकली काम था वो तो आईसिस और बोको हराम को ट्रैक करना होता था। 2015 में बता रहा हूँ, जब मैं अफ्रीका में डिप्लॉयड था, मैं एनआईए के साथ काम कर रहा था, नाइजीरियन इंटेलिजेंस एजेंसी, और एक और एजेंसी थी डीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो उसमें बिकॉज अफ्रीका में उसी टाइम बोको हराम 2011-12 से आईसिस हुआ, उसके बाद बोको हराम ने वो ले लिया। और बहुत सारे अदर ग्रुप्स भी थे, सम डेल्टा रेवेंजर, पता नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स इमर्ज हुए थे अफ्रीका में, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो मेरे को डिप्लॉय किया था कि आपको ये एक्टिविटी ट्रैक करनी है, और कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से वो लोग लोकेटेड है, और कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कहाँ से फैला रहे, कौन से मैगजीन्स रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे मीडियम से लोगों को हायर कर रहे थे। तो उसमें केसेस में ये था, फिजिकली कैसे ट्रैक करोगे? फिर आपको उनको चैट रूम में घुसना पड़ता है या उनके फोरम्स में घुसना पड़ता है, फिर आप उनको ट्रैक करते हो, फिर जाके थोड़ा सक्सेस, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक नॉर्मल आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हो, कंपनीज को टारगेट कर सकते हो, बट एक टेररिस्ट को टारगेट करना जो कि कट आउट होता है हर चीज़ से, वो मुश्किल है। भाई आपके और केसेस की बात करते हैं कि और क्या इंटरेस्टिंग केसेस आपने सॉल्व। एक केस तो याद है, उसकी डिटेल्स भी याद है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे मैं बता दूं, भाई को याद सब है पर वो इंटरनेट में बोल नहीं सकते, तो सेफ बातें करेंगे। हाँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं कर सकते। एक केस है 2015 का ही, तभी मैं तब डिप्लॉयड हुआ था मैं एनआईए में। तो जो मैं लैब में वर्क कर रहा था उसका नाम था सीसीटीएफ, साइबर क्राइम टास्क फोर्स। तो मैं ही वो लैब को लीड कर रहा था, और बहुत सारे इंजीनियर्स थे, इजरायली इंजीनियर्स थे, इंडियन 1-2 इंजीनियर्स थे, और बहुत सारे अलग अलग इंजीनियर्स थे। तो सबका अलग टास्क होता था। तो क्या वो लैब डेवलप हो रही थी, और गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, $200 मिलियन। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको पूरा हार्डवेयर वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। अब गवर्नमेंट ने वो इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट हाँ, उस समय फिर 2 अक्टूबर को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहीं पर ही पुलिस स्टेशन में, अबूजा करके एरिया में। अब अबूजा कैपिटल थी वहाँ अफ्रीका में, नाइजीरिया में। तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और फिर बोको हराम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। अब 2 अक्टूबर, और लैब वो सेटअप प्रोसेस में ही थी, इतना कुछ हमारे पास टूल्स एंड वो भी नहीं थे, सेटअप भी नहीं था। एक पूरा ओएस चाहिए होता है, एक्सप्लॉइट चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो न्यूली तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, डीजी, डायरेक्टर जनरल वगैरह सब आए, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, देखो क्या कर सकते हैं। बिकॉज नाइजीरिया के नॉर्थ में तो बहुत अटैक्स होते थे, बट ये कैपिटल में उस टाइम ये काफ़ी नोन अटैक था। तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसमें मुझे इनिशियल लगा कि उसमें कुछ ऐसा डिटेल्स मिलेगा नहीं, वो बॉम्ब ब्लास्ट है, उसमें अब साइबर सिक्योरिटी के कुछ ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा नहीं। तो हम लोगों ने फिर ट्विटर को क्रॉल करना स्टार्ट किया, सारे 1-2 दिन पहले के सारे ट्वीट्स उस कंट्री ओरिजिन से, सारे ट्वीट्स क्रॉल किए, सारा 10,000 20,000 ट्वीट्स थे वो सारे। उसमें से बॉम्ब ब्लास्ट पर्टिकुलरली फ़िल्टर आउट किया टूल के थ्रू। फ्रेमवर्क टूल्स होते हैं हमारे पास, उसमें आप पूरा डेटाबेस इनपुट कर सकते हो, और फिर उसमें आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो हमारे पास टूल्स थे। उसमें फिर एक फाइनली कुछ दिन पहले का ट्वीट मिला, एक बंदा था, चीमा ओकोरो समथिंग कुछ नाम था उसका। तो उसने ट्वीट किया था, और 1-2 फॉलोअर्स थे उसके, ज़्यादा भी नहीं था। तो उसने ट्वीट किया था कि अबूजा में बॉम्ब ब्लास्ट होगा करके। तो अब एक पहले लीड मिल गई कि हाँ भैया ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा, इसको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। अब जाके अब सेकंड ऑप्शन था कि अब उसको हैक कैसे करें, वो तो डीएक्टिवेट हो गया, उसने ट्वीट भी डिलीट कर दिया, अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो फिर ट्विटर को मेल डाला कि हाँ भाई हम कि आपको अब लॉग्स देने हैं। ट्विटर का भी एक पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके भी अपने लॉयर्स हैं, पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। और वो अगर आप अनटिल अनलेस आप यूएस से नहीं हो तो वो आपको इतना जल्दी वो भी नहीं करती और रिस्पॉन्स भी नहीं देती। बट एनी हाउ ये थोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, तो उस केस में 1 हफ्ते बाद ट्विटर के लॉग्स आए। फिर पता चला ये बंदा ये पर्टिकुलर नेटवर्क एटीसैलाट नेटवर्क यूज़ कर रहा था, ये फ़ोन था उसके पास, ये लॉग्स से सारा कुछ मिल गया। अब वहाँ पे लोकेशन पे गए तो लोकेशन पे वो पर्टिकुलर आईपी भी थी, पर्टिकुलर वो बंद हो रखी थी, उसका फ़ोन पता था, उसका फ़ोन नंबर भी पता था। तो उसके फ़ोन को ट्रैक करना स्टार्ट किया। अब SS7 जो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया वो भी एक रेंज बता देता है, तो उसको कुछ दिनों तक ट्रैक करते रहे, ट्रैक करते रहे, वो मूवमेंट करता रहा।
अब आप एक पर्टिकुलर एरिया ही ट्रैक कर सकते हो, और उसी एरिया में बहुत बड़ी बिल्डिंग हो तो आप नहीं ट्रैक कर सकते। मतलब उस बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर पे वो बंदा हो सकता है ना। तो उसके लिए एक वो होता है, सोल्यूशन होता है, स्टिंग रे बोलते हैं उसको, गाड़ी में फिट होता है। आपने देखी होगी ना, पुलिस की वैन, बड़ी सी वैन होती है, और वो गाड़ी, मतलब पिक्चरों में देखा होगा, वो जाके एकदम फ़ोन सुन रही होती है, या फ़ोन में क्या हो रहा है। हाँ, तो वैसे एक वैन होती है, बाहर की यूएस की मूवीज में बहुत होता है। बहुत होता है। हाँ, तो वो जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टिंग रे, IMSI कैचर। वो क्या करता है, एक फेक टावर बना देगा, तो आपका फ़ोन एक रियल टावर से कनेक्ट होने के लिए आपके फेक टावर पर कनेक्ट होगा। उसे IMSI कैचर भी बोलते हैं, और आप बना भी सकते हो उसको, राइट। उसको, उसके तरीके हैं, कुछ कुछ खुद ही बिल्ड कर सकते हो आप। तो वो उसको लगाया, फिर हमें तो पता नहीं चला रेंज कितना है, तो बाकी जो ऑन ग्राउंड एजेंट से उनको भेजा, उन्होंने ट्रैक किया उसको। फिर उसके घर के सामने एक चर्च था, वो बार बार वो चर्च में जाता था, वापस घर आता था, मॉनिटर किया 2-4 दिन तक, क्योंकि हमें अपने पता नहीं था ना वो एक ही बंदा है रिस्पॉन्सिबल या बहुत सारे, एक पर्टिकुलर टीम है तो वो बोको हराम का, इतना पता था। फिर जाके जब हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया, तब हमें ये पता चला चर्च में भी और भी बॉम्ब्स वो बना रहा था। बहुत सारे बॉम्ब्स उसने बना के रखे थे, तो वो पकड़ा गया उसके बाद।